हुजूर, किसानों ने तो काम किया था, लेकिन शायद बीज खराब हो गए या पानी सही समय पर नहीं गया। झूठ, मुझे धोखा दिया गया है। राम सरन ने क्या सोचा, उसकी जमीन मेरे हाथों से बच जाएगी। उसकी पूरी जमीन अब तो मेरी ही है। हमें राजू की मदद से पता चला कि धोखे से आप अपने गांव के किसानों की जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बकवास है गोपाल, अपनी हद में रहकर बात कर। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे ऊंची जबान में बात करने लगा है। ओ, अब समझा। हुजूर, राजू ने आपको फिर से बेवकूफ बना दिया। रामगढ़ गांव में एक गरीब किसान राम सरन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गुनिया और उसका एक बेटा राजू रहते थे। सुबह सुबह राम सरन अपने खेत में हल चला रहा होता है। उसके पास ही उसकी पत्नी गुनिया और बेटा राजू खेत में काम कर रहे होते हैं। बस बेटा, थोड़ी देर और काम करना है। इस बार हम अपनी फसलों के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। इस बार की फसल अच्छी होगी तो हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। पिताजी, इस बार तो हर हाल में हमें जमींदार का कर्ज उतारना होगा, नहीं तो हमें ब्याज को मिलाकर अधिक पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी, लेकिन मुझे तो जमींदार की धमकियों से अब डर लगने लगा है। क्या सच में कर्ज वापस ना करने के बदले में जमींदार हमारी सारी जमीन अपने नाम कर लेगा? हाँ, यही तो डर है गुनिया। पहले ही उसने ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया था और अब वह जमींदार शर्तें बदलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं अपनी जमीन इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। दूसरी ओर गांव की चौपाल पर जमींदार धनराज अपने नौकरों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड और चालाकी झलक रही थी। वो राजा की तरह चौपाल पर बैठा अपने नौकरों को आदेश दे रहा था। राम सरन ने क्या सोचा, उसकी जमीन मेरे हाथों से बच जाएगी। उसकी पूरी जमीन अब तो मेरी ही है। वैसे भी अब तो वो अपना कर्ज उतारने से रहा। जी हुजूर, लेकिन आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है बलदेव, तुम क्या कहना चाहते हो, खुल के बताओ। हुजूर, मैंने देखा है आजकल राम सरन और उसका परिवार दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार उनके खेत में अच्छी फसल होने की गुंजाइश है। अगर उन्होंने अपनी फसलें बेचकर आपका कर्ज उतार दिया तो हमारे हाथ से राम सरन की जमीन निकल जाएगी। बकवास बंद कर बलदेव। राम सरन के खेतों में इतनी फसल कभी नहीं हो सकती कि वो सभी फसलें बेचकर मेरा कर्ज आसानी से उतार सके। गुस्ताखी माफ हुजूर, मैंने तो बस जो देखा आपको बता दिया। इस बार राजू के कहने पर बस सभी लोग किसी दूसरी तरह की फसलों की खेती कर रहे हैं। सुना है इस तरह की फसलें बाजार में अच्छे दामों में बिकती है। ओह, तो ये बात है। लगता है मुझे ही कोई चाल चलनी पड़ेगी, वरना राम सरन का कर्जा उतर गया तो ये लोग मेरे खेतों पर मुफ्त में काम करना छोड़ देंगे। बिल्कुल हुजूर, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जमींदार धनराज मन ही मन कुछ सोचने लगता है। अगले दिन राम सरन और गुनिया जल्दी सुबह उठकर खेतों पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। राजू बेटा, ओ राजू बेटा, कहाँ हो तुम? आज खेतों पर चलना है कि नहीं? क्यों चिल्ला रहे हो जी? राजू घर पर होगा तभी तो सुनेगा। क्या मतलब राजू घर पर नहीं है? अरे सुबह सुबह कहाँ चला गया? पता नहीं जी, आज तो बिना बताए ही सुबह सुबह कहाँ निकल गया। अरे कोई बात नहीं गुनिया, चलो हम दोनों ही खेतों पर चलते हैं। राजू गांव में ही कहीं गया होगा, कुछ देर बाद आ जाएगा। ठीक है जी, चलो हम दोनों चलते हैं। कुछ देर बाद राम सरन और गुनिया खेतों की तरफ जाने लगते हैं। फिर खेतों पर पहुंचने के बाद वो दोनों काम करने लगते हैं। कितनी देर हो गई, अभी तक राजू नहीं आया। न जाने कहाँ चला गया। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगा, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा। थोड़ी देर बाद राजू कहीं से लौट कर आ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। उसके हाथ में कुछ दस्तावेज थे। ये लो, नाम लिया और हाजिर। पिताजी, आज मैंने तहसील में जाकर जमींदार की पुरानी जमीनों की रिकॉर्ड देखी। वहाँ से मुझे एक जरूरी बात पता चली। क्या तुम तहसील गए थे? हाँ पिताजी। अच्छा बेटा, लेकिन तुम्हें कौन सी बात पता चली है? पिताजी, मुझे पता चला कि जमींदार धनराज ने कई किसानों की जमीन गलत तरीके से अपने नाम करवाई है। अगर हम बाकी किसानों के साथ ले लें और जमींदार की शिकायत सरपंच से करें तो वो दूसरे किसानों का भला हो सकता है। राम सरन को यकीन नहीं हो रहा था। उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसके बेटे ने
इतनी कम उम्र में बड़ी बहादुरी का काम किया है। अगर इन दस्तावेजों से सभी बातों का पता लग चुका है तो हमें जरूर ठोस कदम उठाना चाहिए। अब राजू गांव के दूसरे किसानों को इकट्ठा करने लगता है। कुछ देर में गांव के सभी किसान चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं। राजू ने उन्हें जमींदार की साजिश के बारे में बताया। पहले तो किसान डरे हुए थे, लेकिन फिर एकजुट हो गए। दूसरी तरफ सभी किसानों को एकजुट देखकर धनराज किसानों के पास आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों ने यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है? मालिक, हमें आपके बारे में कुछ बातें पता चली हैं। आप सभी किसानों के साथ बहुत गलत कर रहे हो। ये क्या बोल रहा है रामचरण? तुझे पता भी है कि तू किस पर इस तरह का इल्जाम लगा रहा है? मालिक, हम इल्जाम नहीं बल्कि सबूतों को देखते हुए आपकी सच्चाई बता रहे हैं। हाँ मालिक, हमें राजू की मदद से पता चला कि धोखे से आप अपने गांव के किसानों की जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बकवास है गोपाल? अपनी हद में रहकर बात कर। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे ऊंची जबान में बात करने लगा है। अब धनराज की बात सुनकर सभी किसान क्रोधित हो जाते हैं और एकजुट होकर धनराज का विरोध करने लगते हैं। तुम लोग मुझे चुनौती दे रहे हो? मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है? धनराज अपनी बात कहकर दूसरे किसानों को दबाने की कोशिश कर रहा था। तभी गोपाल बोल पड़ा। मालिक, हम गरीब जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं। अब हम आपके जाल में नहीं फंसेंगे। हम सभी मिलकर आपकी शिकायत सरपंच जी से करेंगे। इस तरह से आपकी धोखाधड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। गोपाल की बात सुनकर जमींदार को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल सका और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सभी किसानों ने मिलकर जमींदार की शिकायत गांव के सरपंच से कर दी। फिर सरपंच ने जमींदार को बुलावा भेजा। कुछ देर बाद गांव के सभी किसान और जमींदार सरपंच के पास पहुंच जाते हैं। धनराज, हमें पता चला है कि तुम गांव के किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है सरपंच जी। गांव के किसान मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वाले नहीं बल्कि तुम झूठ बोल रहे हो। राजू ने मुझे कुछ सबूत दिखाए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि तुमने गांव के किसानों की जमीन अपने नाम करवा ली है। सरपंच जी, मैंने उनकी जमीन अपने नाम नहीं करवाई है बल्कि उन्होंने खुद मेरे नाम की है। दरअसल गांव के कुछ किसानों ने मुझसे कर्जा लिया था, लेकिन ठीक समय पर कर्जा ना चुकाने पर उन्होंने जमीन के कागजात पर अंगूठा लगा दिया था। धनराज की बात सुनकर सरपंच जी गहरी सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि इस मामले में पूरी तरह से धनराज की गलती नहीं थी, बल्कि गांव के किसान ने कागजात पर अंगूठा लगाकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी। हाँ, ये मामला तो बहुत गंभीर है। देखो गांव वालों, आप सभी ने गलती से जमीन के कागजात पर अंगूठा लगा दिया है, इसलिए हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी को जितनी जमीन मिली है उसी पर ही खेती करनी होगी। सरपंच की बात सुनकर गांव के सभी किसान निराश हो जाते हैं। वहीं जमींदार के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान देखी जा सकती थी। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जमींदार अपने नौकरों से बात कर रहा होता है। इस राजू के बच्चे ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। रामचरण, तुझे अपने किए की सजा जरूर भुगतनी होगी। अब देखते जा मैं आगे कौन सी चाल चलता हूँ। अब तो अपनी सारी जमीन भी मुझे देगा और खेतों की फसलें भी। जी हजूर, आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे रामचरण की पूरी जमीन आपकी हो जाएगी? तू तो बस देखते जा, आगे आगे होता है क्या। अब आगे जमींदार क्या करने वाला था, इस बात से रामचरण और उसका परिवार पूरी तरह से अनजान था। अगले दिन जमींदार रामचरण के खेतों पर पहुंच जाता है। क्यों रामचरण, तुझे अब तक तो ठंडक पड़ गई होगी पूरे गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का के। मालिक, हम कौन होते हैं आपके खिलाफ लोगों को भड़काने वाले? हमने तो बस जो सच है वही सरपंच को बताया। बस बस, बहुत हो गया। मैं यहाँ तुझसे बहस करने नहीं बल्कि कर्जे के बारे में बात करने आया हूँ। अब तो मुझे मेरा पैसा लौटा दे। मालिक, हम इस समय आपके पैसे वापस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फसलें अभी नहीं बिकी। हमें कुछ दिन की मोहलत तो और दे दीजिए। देखो रामचरण, तुम्हें कर्जा लिए साल भर से ज्यादा हो गया है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम बस मेरा पैसा वापस कर दो।
जी मालिक, जरूर। इस बार मैं इन फसलों से आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। बस मुझे कुछ समय चाहिए। अब जमींदार रामसरन की बात सुनकर मन ही मन कुछ सोचने लगता है। सुना है इस बार रामसरन ने अपने खेतों में महंगी बिकने वाली फसल बोई है। क्यों ना समय देने के बदले उसकी आधी फसल मैं रख लूं। हाँ, यही सही रहेगा। मैं इन फसलों को दोगुनी कीमत पर बेच दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार बोलता है, ठीक है रामसरन, मैं तुम्हें इस बार समय दे देता हूँ, लेकिन इस साल तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त मालिक? उधर राजू जमींदार की बात बड़ी गौर से सुन रहा होता है। तभी जमींदार बोलता है, मेरी शर्त यह है कि इस बार तुम्हारी आधी फसल मेरी होगी। अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो मैं तुम्हें कर्ज उतारने के लिए कुछ समय देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मालिक, हम तो पहले से ही बहुत मुश्किल से गुजारा चला पा रहे हैं। अगर आधी फसल आपको दे दी तो हम क्या खाएंगे? ये तुम्हारी समस्या है। या तो मेरी शर्त मानो या मेरा कर्ज अभी लौटा दो। जमींदार की बात सुनकर रामसरन असमंजस में पड़ जाता है। फिर रामसरन चिंतित होकर राजू की तरफ देखने लगता है। राजू कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है मालिक, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन जो भी फसल होगी उसमें से भी सिर्फ आधी आपकी होगी। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। शाबाश राजू, आज तो तूने समझदारी वाली बात की है। रामसरन और गुनिया ने राजू की ओर देखा। वे उसकी बात से हैरान थे, लेकिन राजू की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ देर बाद जमींदार वहां से चला जाता है, लेकिन वो राजू के चालाक दिमाग से पूरी तरह अनजान था। कुछ महीने बीत गए। राजू ने चालाकी से खेत का आधा हिस्सा सूखने दिया और आधे हिस्से में अच्छी फसल उगाई। कुछ ही दिनों में कटाई का दिन आ जाता है। जमींदार अपने नौकरों के साथ रामसरन के खेत पर पहुंच जाता है। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कुछ ही देर में बाकी किसान भी रामसरन के खेत पर पहुंच जाते हैं। तो रामसरन, आज तुम्हारे खेतों की फसल काटी जानी है। मेरी शर्त याद है ना? चलो मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बिल्कुल मालिक, जैसा आपने कहा था। आपकी आधी फसल हमने पहले ही काट कर रख दी है। राजू ने जमींदार को उसके हिस्से की फसल को दिखाया, जो कि पूरी तरह से सूखी पड़ी थी। सूखी फसल देखकर जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या मजाक है? ये तो सूखी फसल है। मुझे अच्छी फसल चाहिए। मालिक, आपकी शर्त के अनुसार हमने अपने खेत की आधी फसल आपको दे दी है, और ये खेत के आधे हिस्से की फसल, जबकि आपने हमसे ये नहीं बताया था कि आपको सूखी फसल चाहिए या हरी भरी फसल। राजू की बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। वहीं जमींदार गुस्से से तिलमिला उठता है। तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगली बार तुम्हें मेरी नई शर्त माननी ही होगी। ठीक है मालिक, जैसा आप सही समझे। हमें आपकी हर शर्त मंजूर होगी। आखिर हमें आपका कर्ज जो उतारना है। गांव वाले राजू की तारीफ करने लगे। रामसरन ने अपने बेटे को गर्व से देखा। आज उसे महसूस हुआ कि मेहनत के साथ बुद्धि भी जरूरी होती है। जमींदार गुस्से से वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की भावना साफ साफ झलक रही थी। अगले दिन जमींदार अपनी दूसरी चाल चलते हुए सरपंच के पास बैठक बुलाता है, जिसमें गांव के सभी किसान शामिल होते हैं। गांव वालों, मैंने रामसरन को कर्ज दिया था, लेकिन ठीक समय पर रामसरन ने मुझे पैसा नहीं दिया। तो अब मुझे पूरा हक है कि कर्जे के बदले अपना ब्याज ले सकूं। लेकिन अब रामसरन के हालात देखते हुए मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए मैंने सोचा है कि उसके बैलों का उपयोग मैं भी करूं। मालिक, बैल तो हमारी रोजी रोटी है। हमारे बैल को उतना चारा नहीं मिल पाता कि वह दोनों खेतों में काम कर सके। रामसरन, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने कर्ज का समय बढ़ाते हुए तुम्हें दूसरा मौका दिया है। बैलों को साझा करके तुम अपने कर्ज को चुकता करने का समय ले सकते हो। जमींदार की बात सुनकर राजू गहरी सोच में डूब जाता है। आखिरकार उसे एक उपाय सूझता है और वो बोल पड़ता है। ठीक है मालिक, हम आपको बैल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैल से काम करवाने का पहला हक हमारा होगा। बाकी पूरा दिन आप बैल से काम करवा सकते हैं। राजू बैल देने के लिए मान जाता है, लेकिन उसका बैल देने के पीछे क्या मकसद था, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। अगले दिन रामसरन, गुनिया और राजू अपने खेत पर काम कर रहे होते हैं। राजू बेटा, क्या हमारा जमींदार को बैल देना ठीक रहेगा?
पिताजी, हम कर्जे तले दबे हैं, इसलिए जमींदार की बात से मना भी नहीं कर सकते। राजू ठीक कहता है जी। वो तो अच्छा हुआ जो जमींदार हमें कर्जे के लिए समय दे रहा है, वरना हमें उसी दिन कर्जा लौटाना पड़ता। माँ, पिताजी आप चिंता ना करें, मैंने कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया है। आप देखना मैं कैसे जमींदार की चाल को फेल कर देता हूँ। राजू अपनी बात कह ही रहा होता है कि तभी जमींदार अपने नौकरों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। हाँ तो राम सरन, आधा दिन निकल चुका है, अब पूरा दिन तेरे बैल मेरे खेतों में काम करेंगे। लेकिन मालिक, अभी तो खेत के काम खत्म नहीं हुए। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी तेरे बैल चाहिए। अब जमींदार अपने नौकरों को आदेश देता है और राम सरन के बैल अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद राम सरन बैलों के साथ अपने खेत पर पहुंच जाता है। ये हुई ना बात, अब देखता हूँ ये राम सरन कैसे अपनी फसल उगा पाता है। चल रघु, इस बैल से खूब काम लें, पूरा खेत जुताई के बाद ही उसके बैल वापस करेंगे। अब जमींदार की बात सुनकर रघु बैल से खेतों में काम करवाने लगता है। चल हट हट हट, चल चल। रघु बेचारा बैल को हाँकते हाँकते थक जाता है, लेकिन बैल टस से मस नहीं होता। भला होता भी कैसे, सुबह से एक खेत में काम करते करते बेचारा थक जो गया था। हुजूर, ये बैल तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा, कहीं राजू ने फिर कोई चालाकी तो नहीं की? ये राजू का बच्चा, ना जाने अब इसने क्या कर दिया। रघु कुछ देर सोचने के बाद, ओह अब समझा, हुजूर राजू ने आपको फिर से बेवकूफ बना दिया। क्या मतलब? तू क्या कहना चाहता है? मतलब साफ है हुजूर कि उसकी बात के हिसाब से वो पहले बैलों से अपना काम करवाएगा और बैलों के थक जाने के बाद वह उन्हें आपके खेतों में काम करने के लिए देगा। इस तरह बैल आपके खेतों में सही से काम नहीं कर पाएंगे। यही सिलसिला रोज चलता रहेगा। इस राजू के बच्चे की इतनी हिम्मत, ये तो काफी चालाक निकला। इसका मतलब मेरे बैल लेने का कोई फायदा नहीं। जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही समझा। अब जमींदार को राजू की चाल का पता चल जाता है, इसलिए वो राम सरन के बैल वापस कर देता है। लेकिन इस बार जमींदार राम सरन का सारा गुस्सा गांव के दूसरे किसानों पर उतारना चाहता था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह गांव के चौक पर दूसरे किसानों को इकट्ठा कर लेता है और बोलता है, गांव के सभी किसानों सुन लो, आज से एक नया नियम लागू हो रहा है। हर किसान को मेरे खेतों में आधा दिन काम करना होगा। ये तुम्हारे भले के लिए है, ताकि तुम धीरे धीरे अपने कर्ज से मुक्त हो सको। अगर कोई इस नियम को नहीं मानेगा तो उसे इसी वक्त कर्ज के पैसे लौटाने होंगे। मालिक, पहले ही हम मुश्किलों में हैं, हमारे खेतों की हालत खराब है। अगर आधा दिन आपके खेतों में देंगे तो हमारे खेतों का क्या होगा? हमारी फसलें सूख जाएंगी। मालिक, हमारे घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। बारिश ना होने की वजह से सूखा भी पड़ गया है। आपकी यह नई शर्त हमें और बर्बाद कर देगी। हम अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? मुझे तुम्हारी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। ये सब बातें तुम लोगों को कर्ज लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जब मैं तुम्हें कर्ज में सहूलियत दे रहा हूँ तो तुम्हें चुपचाप अपने बारे में सोच लेना चाहिए। इसलिए कल से सब मेरे खेतों में लग जाओ। जमींदार की बातें सुनकर किसानों की आंखों में डर झलकने लगता है। वे निराशा से सिर झुकाकर वहां से लौट जाते हैं। कुछ घंटों बाद शाम होने पर राजू सभी किसानों को एक जगह पर इकट्ठा करता है। फिर राजू सभी को समझाने की कोशिश करता है। भाइयों, ऐसे कब तक चलेगा? हर बार नई चाल और नया जुल्म। एक कर्ज के बदले हम सभी गांव वालों का शोषण किया जा रहा है। क्या हम हमेशा ऐसे ही दबे रहेंगे? नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम इसका जवाब दें। पर राजू बेटा, जमींदार ताकतवर है, हर तरह से उसकी सुनवाई ज्यादा होती है। हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें हरदम सताता रहेगा। राजू, तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं। वैसे भी हमारे पास कोई चारा नहीं, मजबूरी में हमें काम करना ही पड़ेगा। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कौन कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? हमें उसकी ताकत से नहीं लड़ना, हमें अपनी अकल से लड़ना है। हम उसके खेतों में काम करेंगे, लेकिन इस तरह कि उसे भारी नुकसान हो। हम उसकी फसलें चौपट कर देंगे, लेकिन उसे लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कैसे? अगर सच में सभी किसान जमींदार के जुल्म से आजाद हो सकते हैं तो बताओ क्या करना होगा? तो सुनो भाइयों, हम बीज ठीक से नहीं डालेंगे,
पानी गलत समय पर देंगे, निराई गुड़ाई अधूरी छोड़ देंगे। जब कटाई का समय आएगा तो उसकी फसल बर्बाद हो चुकी होगी। उस समय ही नहीं आएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये सब कैसे हुआ। हम मेहनत का दिखावा करेंगे पर असल में उसकी जमीन खराब कर देंगे। इसके अलावा हम अपने खेतों पर ज्यादा ध्यान देंगे। जो किसान पहले डरे थे अब उनमें आत्मविश्वास झलक रहा था। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर राजू की बात पर सहमति से सर हिलाते हैं। हाँ, हम यही करेंगे। ठीक है राजू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब इंतजार सिर्फ सही समय का था। कुछ महीने बाद जमींदार अपने खेतों में खड़ा होता है। उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। सूखे डंठल, अधूरी कटाई, कमजोर पौधे, चारों तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान था। इस तरह का नजारा देखकर जमींदार गुस्से में बोलता है, ये सब क्या है? मेरी सारी फसलें बर्बाद कैसे हो गई? हुजूर, किसानों ने तो काम किया था लेकिन शायद बीज खराब हो गए या पानी सही समय पर नहीं गया। झूठ, मुझे धोखा दिया गया है। मैं इन किसानों को सबक सिखाऊंगा। गुस्से में पागल होता जमींदार पंचायत की ओर बढ़ता है, लेकिन गांव के किसान और राजू पहले से ही वहां पहुंच चुके होते हैं। सरपंच जी, जमींदार ने हमें जबरन अपने खेतों में काम करने पर मजबूर किया था, जिससे हमारी खुद की फसलें बर्बाद हो गईं। अब हमारे बच्चों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं। अब हम और नहीं सह सकते, हमें न्याय चाहिए। चुप कर राजू, फसलें तेरी नहीं बल्कि मेरी बर्बाद हुई हैं। तुम लोगों ने जानबूझकर मेरी फसलों को बर्बाद किया है। ये क्या कह रहे हो मालिक? आपके खेतों पर हमने जी जान लगाकर मेहनत की और अपने खेतों में काम नहीं कर पाए। इसी के चलते हमारे खेत वीरान हो गए, सारी मेहनत बेकार चली गई। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जी सरपंच जी, गोपाल जी की बात सच है, हमें न्याय चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुनकर सरपंच जी कुछ देर सोच विचार करते हैं और कुछ देर बाद बोलते हैं, देखो धनराज, तुम्हारी वजह से पूरे गांव की फसलें नष्ट हुई हैं। तुमने जानबूझकर गांव के लोगों से बेगारी करवाई है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा गांव के किसानों ने मिलकर मुझे कुछ कागजात भी दिखाए हैं, जिसमें साफ साफ तुम्हारी करतूतों के बारे में पता लग रहा है। सरपंच जी, आप गांव वालों का ही पक्ष ले रहे हैं। इन्होंने मेरी फसल जानबूझकर बर्बाद की है। ठीक है, एक बार के लिए तुम्हारी बातों को मान लिया जाता है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारी फसलों को गांव वालों ने ही बर्बाद किया है? सरपंच की बात सुनकर धनराज की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी इस तरह का सबूत मौजूद नहीं था। देखो धनराज, ये मामला काफी गंभीर है। बात एक की नहीं बल्कि पूरा गांव तुम्हारी वजह से पीड़ित हुआ है। अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो क्या होगा? शायद मुझे इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का नाम सुनकर जमींदार की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब कोर्ट जाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जैसा सही समझे वैसा ही होगा। तो ठीक है, सरपंच होने के नाते हम गांव के हित में फैसला सुनाते हैं। धनराज सेठ को सभी किसानों का कर्जा माफ करना होगा। इसके अलावा अगर धनराज सेठ किसानों पर अत्याचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ सभी सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कोर्ट जाने की कोई बात नहीं है सरपंच जी, मैं अभी इसी वक्त गांव के सभी किसानों का कर्ज माफ करता हूँ। सरपंच का फैसला सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब सभी किसान जमींदार के अत्याचारों से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। गांव एक बार फिर अपनी फसलें उगाने लगता है और सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं।